क्या वजह है कि ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की इस सिचुएशन में पाकिस्तान की बड़ी सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं? एक तो ये कि बांग्लादेश में कोई 29 टाइम्स कू हुए हैं। पाकिस्तान में भी दर्जनों मर्तबा कू हुए हैं। तो दोनों की जमहूरियतों का जो हाल है वो आप देख लीजिए। लेकिन शेख हसीना की 15 इयर्स, आफ्टर 15 इयर्स ये उनके इक़्तिदार का खात्मा हुआ है। अफसार साहब, बरे-सगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। बांग्लादेश की सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान को फॉलो करता नजर आ रहा है बांग्लादेश? क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है? और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पांवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? आई मस्ट अप्रिशिएट इस मामले में मैं इसको इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये फ्रॉम द डे वन उन्होंने, जैसे कि कबीर साहब ने भी डेफिनेटली उन्होंने इंडिया में ये मसला है कि इंडिया में फौज को पहले दिन एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की या इन तीनों की। अगर हम देखें कि 2 मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर? पूरे आलम इस्लाम ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक तो बंगला बंधु का जो मुजस्मा टूटते देखा, तो इससे बहुत बड़े बड़े वाक़यात हम देख चुके हैं। हमने तो मुल्क बनाने वाले कायद आज़म की बहन को गद्दार करार दिया, और हमने जिनाह हाउस, कायद आज़म का घर, उसको घुस के आग लगा दी, सब कुछ तबाह कर दिया। आज मैं देख रहा था अभी ये तस्वीरें, कोई वहाँ से हसीना वाजिद के घर से बत्तख उठा के जा रहा था, कोई खरगोश, कोई बकरी, हमें कुछ देखे मनाजिर लगे होंगे सब जा रहे थे। हाँ, देखे लग रहे थे। तो हमारी ना, मैं हसन साहब की बात से मुत्फिक हूँ। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत एक अकेला बचा हुआ है जहाँ पर डेमोक्रेसी है, बाकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये दोनों भारत से ही अलग हुए थे, और यहाँ पर अब एक सैन्य शासन है। पाकिस्तान में तो स्टार्टिंग से ही सैन्य शासन रहा है, वहाँ पर तो सरकारें पाकिस्तान की आर्मी के हिसाब से ही काम करती आई हैं। अब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में अभी तक एक तरह से सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कह सकते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पे तो कुछ नहीं था। सिर्फ देखिए, इस्लामिक कंट्रियों में डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, ये कोई भी कुछ भी कहे, कॉमेडी से अलावा इससे कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी वो भी इस्लामिक कंट्री में कभी नहीं हो सकती। तो अफ़गानिस्तान सो कॉल्ड डेमोक्रेसी था, और अब वहाँ पर भी सैन्य शासन आ चुका है। देखिए, शेख हसीना देश छोड़ना पड़ा, उसके पीछे जिम्मेदारी उनकी सेना की ही है। अब ऐसा नहीं है कि सेना उनको कंट्रोल नहीं कर सकती थी। सेना जब अब देश संभालने के लिए बोल रही है तो सेना वैसे भी कंट्रोल कर सकती थी, और सेना ने कहा है कि हम चुनाव कराएंगे। इसका मतलब ये अपने ही लोगों को स्वाभाविक है यहाँ सत्ता में बिठाने वाले हैं, क्योंकि जो विपक्ष में जो लीडर थे उसे भी सेना ने भगा दिया है। इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका ने ये सब करवाया है, क्योंकि अमेरिका शेख हसीना को हटाना चाहता था। वहाँ पर डेमोक्रेसी का जो सो कॉल्ड नकाब था उसे हटाना चाहता था अमेरिका, और वो इसलिए चाहता था क्योंकि भारत को कमज़ोर करने के लिए ज़रूरी है। हालांकि भारत कमज़ोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत अमेरिका से कई गुना आगे की सोचता है। देखिए, अगर कोई हमारा पड़ोसी है वो प्रेम से नहीं मान रहा है तो पैसे से मानेगा, पैसे से नहीं मान रहा है तो फिर लठ से मानेगा, बुलेट से मानेगा। जैसे कि रूस ने यूक्रेन को मनवाया है, स्वाभाविक है वही हमें हमारे पड़ोसियों के साथ करना पड़ेगा। पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं ना हम, तो इसी तरह से हम अफ़गानिस्तान की बैंड बजाएंगे अगर अफ़गानिस्तान हमारे लिए कुछ खतरा बनता है तो। अभी देखिए ना, मालदीव, कुछ समय पहले मालदीव हमें किस तरह से धमका रहा था, आज हमारे चरणों में पड़े हुए हैं। सारे के सारे लीडर गिड़गिड़ा रहे हैं कि लोन माफ़ कर दो, कर्जा नहीं दे पाएंगे, कुछ पैसे दे दो, वगैरह वगैरह बहुत कुछ कर रहे हैं वो। तो ये देखिए, यहाँ पर अमेरिका, स्वाभाविक है अमेरिका तो भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस किया है, तो वो तो उसका काम कर रहा है, अमेरिका अपना काम कर रहा है। और हम भी अब अमेरिका को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका दिखता कुछ और है, हो रहे है कुछ। क्योंकि जहाँ जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। अमेरिका की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो भारत के रिश्ते सुधरेंगे, वरना फिर भारत के रिश्ते और अमेरिका से बिगड़ने वाले हैं। हालांकि ये अमेरिका का जो दीपक है वो बुझने वाला है, क्योंकि इस तरह की सत्ताएँ ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका जहाँ देखो, जिसको देखो उसे उंगली कर ही रहा है। भारत जो कि उसका स्ट्रेटजिक पार्टनर था उसे उंगली कर रहा है। अब बताइए, भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करके अमेरिका सोचे कि हम दोस्ती का भी हाथ बढ़ाएंगे, तो ये संभव नहीं है। भारत दुश्मन होगा, चीन दुश्मन होगा,
रूस दुश्मन होगा, कई और कंट्रीज़ हैं जो इस्लामिक कंट्री ज़्यादातर दुश्मनी हैं, तो अमेरिका का किला ढहने वाला है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। पर क्या कहना चाहेंगे जो बांग्लादेश की सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान को फॉलो करता नजर आ रहा है बांग्लादेश? क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है? और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पांवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? 77 साल हमें हो गए, बांग्लादेश को भी ऑलमोस्ट 40+, मतलब 1971 में बना और ऑलमोस्ट 50+ ईयर हो गए। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो हमारे साथ हुआ है ना, हम जब एग्जांपल्स देते हैं तो हम यूरोप और दूसरे मुल्कों की एग्जांपल्स देते हैं। इंडिया की दे दें। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। उनकी हिस्ट्री है बहुत सैकड़ों साल पुरानी। ठीक है। वो लोग भी इसी तरह थे। वहाँ पे भी जो है बादशाहत थी, वहाँ पे भी बादशाह कहता था कि जी इसका सर कलम कर दो, इसकी कर दो, ये कर उतार दो। वहाँ पे वो बहुत सारे। अब वहाँ सिचुएशन ये है कि वहाँ बिल्ली को भी नहीं मार सकते, जानवर को भी नहीं आप नुकसान पहुंचा सकते। ठीक है। तो ये बहुत सालों सदियों की मेहनत कह लें उनकी, या एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए वो मुल्क इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि वो दावा कर सकते हैं कि यहाँ हमारे ट्रू डेमोक्रेसी है। हमारी उम्र सिर्फ है 70-75 साल, 80-75-76 साल। हमारे यहाँ जो मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय है कि हमारे साथ जो हुआ है वो ये है कि यहाँ स्केर्सिटी ऑफ लीडरशिप रही है। यहाँ हमें कभी भी ट्रू लीडरशिप नहीं मिल सकी। गोरा गया हमें आज़ादी दे के, सो कॉल्ड आज़ादी, जो कि आज़ादी नहीं थी। उसके बाद हम काले अंग्रेजों के गुलाम बन गए, फ्यूडल लॉर्ड्स के हम गुलाम बन गए। यहाँ पे इसलिए कि हम गलत हाथों में, हमारे यहाँ लीडरशिप आ ही नहीं सकी आज तक। अब अगर आप देखें इम्पार्शल होके आप देखें तो अब तक की हिस्ट्री में हम सिर्फ समझते हैं कि भुट्टो एक ऐसा लीडर था, एक ऐसा बंदा था कि जिसमें कैपेबिलिटी थी और वो निकला भी, और उसने उसका एक विजन था, उसका एक थॉट था, उसने डेमोक्रेटिक लीडर बनने की उसमें सलाहियत भी थी और उसने कोशिश भी की। उसने 74 में यहाँ जो है हमारी कॉन्फ्रेंस हुई जो मुसलमानों 74 में, तो वो कहने का मतलब उसने सारों को इकट्ठा किया। हमारे पे असर जो दूसरे फॉरेन एलिमेंट्स हैं, अब हम बात छुपी नहीं रह गई, जो अमेरिका कह लें या जो CIA तो चलो उनकी एक एजेंसी है ना, उसको हम जब सिर्फ बात करेंगे तो वो अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन की। उनके वो खुद ये कहते हैं, अमेरिकन खुद ये कहते हैं, अगर आप हिलरी क्लिंटन का वो इंटरव्यू उठा के देख लें तो कहते हैं कि बहुत सारे मुल्कों में बज़ाहिर डेमोक्रेसी है, लेकिन जब हम उनसे डील करते हैं, ये अमेरिकन कह रहे हैं, ये अमेरिकन कह रहे हैं कि जब हम उन मुल्कों से डील करते हैं तो वो हम उनकी स्टैब्लिशमेंट से डील करते हैं, हम उनके आर्मी से बात करते हैं, हम उनकी सिविल गवर्नमेंट से बात ही नहीं करते। हमें हमारे जो मामलात हमने तय करने होते हैं वो हम उनकी जो है एस्टेब्लिशमेंट से बात करते और हैं। इनको वो उन्होंने कहा, उनको नाम दिया कि दीज आर डीप स्टेट्स। डीप स्टेट होती है वो कि जिसमें आप बाजार तो डेमोक्रेसी है लेकिन वो उसे चला, और उसमें बहुत सारे मुल्क हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी शायद, बांग्लादेश भी शायद हाँ ऐसी। अच्छा, अब बांग्लादेश की आगे क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? उसके नेबर इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, जैसे कि अभी उनकी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं शेख हसीना, वो इंडिया में गई हैं, मतलब प्रोटेक्शन के लिए उन्हें इंडिया अपना कंट्री सेलेक्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के साथ कैसे रिलेशन होंगे? पाकिस्तान के साथ आप उनकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे रिलेशन रखेगी? चाइना के साथ खासतौर पर कैसे रिलेशन रखेगी और US के साथ? बात ये, जहाँ तक बांग्लादेश की बात है ना, वो उनका एक ऐसा मैटर है कि वो लोग उनको कहते हैं लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अच्छा जी, बांग्लादेश इट्स अ लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड। तो वो लोग बहुत आगे की सोचते हैं, वो लोग वो वहाँ पे आप किसी को सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को आप अपनी ज़बान में दबा नहीं सकते। वो निकलते हैं, अपने हक के लिए निकलते हैं और वो निकले हैं, उनको पता है, अपने राइट्स का पता है। और जहाँ तक ये जो दो मुल्कों की आपस में दोस्ती होती है, वो ऐसे दोस्ती नहीं होती जैसे मेरी आपकी है या मेरे और रेहान साहब की दोस्ती है। अफसार साहब, बड़े सगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी, बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है, और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की, इन तीनों की। अगर हम देखें कि 2 मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर? पूरे आलम इस्लाम ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक तो बंगला बंधु का जो मुजस्मा टूटते देखा, तो इससे बहुत बड़े बड़े वाक़यात हम देख चुके हैं।
हमने तो मुल्क बनाने वाले कायद आज़म की बहन को गद्दार करार दिया, और हमने जिन्ना हाउस कायद आज़म का घर, उसको घुस के आग लगा दी, सब कुछ तबाह कर दिया। आज मैं देख रहा था अभी ये तस्वीरें, कोई वहाँ से हसीना वाजिद के घर से बत्तख उठा के जा रहा था, कोई खरगोश, कोई बकरी, हमें कुछ देखे मनाजिर लगे होंगे सब, जा रहे थे। हाँ, देखे लग रहे थे। तो हमारी ना, मैं हसन साहब की बात से मुतफिक हूँ।